हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम पहली शिफ्ट के ख़त्म हो चुके हैं। दूसरी शिफ्ट के आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं जो कि 9 जनवरी से स्टार्ट होंगे। तो उसके लिए आज हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं जो कि आपके 28 और 29 दिसंबर में आपका पूछा जा चुके हैं, और कुछ आपके नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सभी साथियों को एंड तक बने रहना है, कोई भी क्लास को स्किप करके नहीं जाएगा। सभी को एंड तक क्लास में बने रह करके क्लास को देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और जितने भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे, ताकि जितने भी आने वाली वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सभी लोग टाइम से क्लास में आ जाया करिए। ठीक है, डेली ये जो क्लास होती है आपकी, ये डेली 11 AM पर होती है, इसलिए बिना कहे आप सभी लोग जो है वो क्लास में आ जाया करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। और यहाँ से देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है कि असत्य कथन पर विचार करें। यहाँ पर हमें एक कथन गलत दे रखा गया, हमें उस पर विचार करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा है। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ी होगी वहाँ पर देखिए आपको डॉल्फिन के बारे में बताया गया होगा कि डॉल्फिन जो होती हैं वो आपस में ही बात करके अपनी भाषा का आदान प्रदान करती हैं, यानी कि वो भाषा को समझ लेती हैं आपस में, है ना। तो ये बात तो यहाँ पर एकदम सही कही गई है। दूसरा कह रहा है कि स्लॉथ लगभग 40 वर्षों के अपने जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर रहने का कष्ट उठाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही दे रखी गई है। अगला कह रहा है कि मच्छर मनुष्य के शरीर के तापमान और पैरों की गंध द्वारा उन्हें पहचान लेते हैं। ये बात भी यहाँ पर सही दे रखी गई है हमें। चौथा कह रहा है कि लगभग सभी पक्षियों की आंखों की पुतली घूम जाती है। तो देखिए सभी जो पक्षी होते हैं उनकी जरूरी नहीं है कि आंखों की पतली घूम जाए, कुछ ही पक्षियों की आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो घूम पाती है ना। जैसे कि आप सभी लोगों ने उल्लू को देखा होगा, उल्लू की जो आंखें होती है वो सामने की ओर एकदम स्थिर होती है, फिक्स होती है ना। तो इसलिए वो अपनी किसी भी वस्तु को देखने के लिए अपनी गर्दन को सीधे घुमाता है और चीज़ों को देख पाता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो गलत दे रखी है, और हमसे यहाँ पर गलत के बारे में पूछा गया था। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बनेगा चौथा वाला। और मैंने एक चीज़ आप सभी लोगों को बताया है कि इस बार सीटेट ने सबसे बड़ा मॉडिफाई क्या किया हुआ है अपने विकल्प में। वहाँ पर हमें कभी भी सीरियल से जा कर के 1 2 3 4 करके ऐसे अपने आंसर को टिक नहीं करना है। जो आपका जिस नंबर पे हमें दे रखा है हमें वो नंबर देख करके अपने विकल्प को टिक करना है ना। तो देखिए यहाँ पर चौथे नंबर पे दे रखा था और हमें विकल्प में चौथा ही देख करके वहाँ पर टिक करना था। तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, ये चौथा वाला बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुत संवेदनहीन उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि विकल्प दे रखे हैं। कह रहा है कि यह शिक्षक के निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। ये बात तो बिल्कुल सही दे रखी है। यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है, यानी बच्चों के अंदर आज्ञा का पालन करने के लिए पैदा करता है। ऐसा भी नहीं है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है, वर्जित करने के मौके नहीं देता, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करने के मौके देता है ना। तो हमारा यहाँ पर आंसर सही क्या बनेगा, ये दूसरा वाला बन जाएगा, जो कि सीरियल से हमारा तीसरे नंबर पर दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि परवल, केला, बैंगन, मेथी किस देश से आई हैं। विकल्प क्या दे रखे हैं, चीन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या फिर अफ्रीका। अब जल्दी से आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इसका सही आंसर क्या बनेगा हमारा, कि जो आपके परवल, केला, बैंगन, मेथी हैं ये किस देश से आई हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा चौथा वाला, यानी कि जो आपका परवल हो गया, केला हो गया, बैंगन हो गया, मेथी हो गया, ये सभी आपके भारत की ही सब्जियां हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं चीन के बारे में, तो जैसा कि एनसीईआरटी में बता रखा है आपका कि चीन से क्या चीज़ आई थी। तो चीन के जो व्यापारी थे वो भारत में सोयाबीन को लेकर के आए थे। क्या लेकर के आए थे, सोयाबीन को लेकर के आए थे। अगर हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की, तो आप सभी को पता है कि दक्षिण अमेरिका से क्या आया था। तो दक्षिण अमेरिका से आई थी हमारी मिर्ची, और मिर्ची के साथ क्या चीज़ आई थी, टमाटर भी आया था, है ना। तो आपको ये 2 चीज़ें दक्षिण अमेरिका से याद रखनी है। अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका से क्या आया था, तो अफ्रीका से भिंडी आई थी, है ना। तो ये सब्जियों से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है और यहीं से आपका बनेगा, इसलिए आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों के बारे में पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अपने आंसर की, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, सीरियल से दे रखा है, तो आंसर हमारा 4th वाला ही सही बन जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें यहाँ पर सही वाला कथन देखना है जो कि हमारा आंसर बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि विकास अव्यवस्थित होता है, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं, या फिर विकास एक सतत प्रक्रिया है। अब जल्दी से सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करके बताना है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या बनेगा। इसी के साथ सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी लोग जो है वो आपके साथ जुड़ें, है ना। और जो है आप लोग प्रैक्टिस भी अच्छे से करिए क्योंकि आपका सीटेट जो है वो आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी हैं। 9 तारीख से आपका फिर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है ना। तो जिन लोगों का भी 9 तारीख को एग्ज़ाम है वो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए क्योंकि टाइम कम बचा है, इसलिए अब आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है, विकास। तो कह रहा है कि विकास अव्यवस्थित होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि विकास जो है वो एक व्यवस्थित तरीके से चलता है हमारा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है गलत दे रखा है। कह रहा है कि विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विकास जो है वो आपका क्रमबद्ध तरीके से होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पहले हमारी गर्भावस्था आती है, फिर उसके बाद शैशवावस्था आती है, शैशवावस्था के बाद में हमारा बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद में वृद्धावस्था या फिर जिसे हम प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं। तो हुआ ना, ये एक तरह से आपकी क्रम में चली। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। सही कह रहा है कि विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं थोड़ी ना, बल्कि ये प्रभावित होते हैं। देखिए आपका जो विकास होगा वो आपका समाज और सांस्कृतिक जो भी परिवेश होता है उनसे प्रभावित होते हैं ना। उन चीज़ों का इफेक्ट आपके विकास यानी कि आपके डेवलपमेंट पे ज़रूर पड़ता है। तो ये भी यहाँ पर गलत दे रखा है। डी कह रहा है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो बिल्कुल ये बात यहाँ पर सही दे रखी गई है, यानी कि जो विकास है आपका डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो आंसर तो हमारा यहाँ पर चौथा वाला ही बनेगा जो कि हमारा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, डेजर्ट ओक वृक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है कि डेजर्ट ओक जो पेड़ है इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्प क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि यह अपने तने में पानी जमा करती है, इसकी जड़ें उथली हैं, इसमें पत्तों की जगह कांटे होते हैं, यह 3 मीटर से अधिक लंबा होता है। तो देखिए जो आपका डेजर्ट ओक होता है यह अपने ट्रंक में पानी जमा करता है, ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर, यानी कि ये तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। इसकी जड़ें उथली हैं, तो जड़ें उथली नहीं है बल्कि वो अंदर गहराई तक जाती हैं जब तक उन्हें वहाँ पर पानी नहीं मिल जाता है ना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दे रखी है। इसमें पत्तों की जगह कांटे होते हैं, तो ये बात भी सही है। यह 3 मीटर से अधिक लंबा होता है, ये बात भी एकदम सही है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये दूसरा वाला बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास पे एक बार अंगूठा चिपका दिया करिए, है ना। इसी के साथ चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दिया करिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। विकल्प दे रखे हैं, छोटी मत्स्य कुकरी, छोटी जलरंक, सीख पर बत्तख यानी पिनटेल डक, या फिर हंसावर जिसे फ्लेमिंगो या फिर राजहंस भी कहते हैं हम लोग। अब आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, कोई भी गलत आंसर नहीं करेगा। आप लोग जो है वो बहुत ही गलत आंसर कर देते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है, आंसर गलत नहीं करना है हमें, है ना। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा बी वाला, यानी कि छोटी जलरंक। आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा जो कि हमारा सीरियल से तीसरे नंबर पर दे रखा है, ठीक है। आप लोग विकल्प को बहुत ही अच्छे से पढ़ करके तभी आंसर पे अपने टिक करिएगा, अदरवाइज आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, है ना। आप सभी को पता है कि सीटेट ने अपना जो विकल्प है उसके अंदर कुछ चेंजमेंट की है, इसलिए हमें ध्यान से देख करके क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके आंसर को टिक करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, ये आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ करके तभी आंसर टिक करना है। कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा यानी कि जो आपकी प्रोग्रेसिव टीचिंग है वो क्या चीज़ करती है। विकल्प दे रखे हैं, योग्यता आधारित स्थिर सामूहिकरण का प्रचार करती है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करती है, मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल होता है, या फिर विविधताओं का सम्मान किया जाता है। तो अब जल्दी से बताना है कि जो आपकी प्रोग्रेसिव टीचिंग होती है इसके अंदर क्या होता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा की,
तो ना ही ये योग्यता आधारित स्थिर सामूहिकरण का प्रचार करती है, ना ही ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करती है, मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल भी ये नहीं करती है, विविधताओं का सम्मान, तो ये बात बिल्कुल सही दे रखी, यानी कि जो आपकी प्रगतिशील शिक्षा होती है ये जितनी भी विविधताएं होती हैं उनका सम्मान करती है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है वो अपनी मातृभाषा में चीज़ों को सीखता है। अगर हम उसे कह देंगे तुम इसे इंग्लिश में सीखो, तुम इसे उर्दू में सीखो, तुम इसे फारसी में सीखो, तो बच्चा जो है वो कभी भी सीख नहीं पाएगा। तो इस जगह पर टीचर को क्या करना पड़ेगा कि बच्चे की जो भी उसकी संस्कृति है, जो भी उसकी विविधता है, हमें उसका सम्मान करना पड़ेगा, उसे उस लैंग्वेज में सिखाना पड़ेगा चीज़ों को जिस लैंग्वेज में बच्चा सीखना चाहता है ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, डी वाला बन जाएगा। जो आपकी प्रगतिशील शिक्षा होती है ये विविधताओं को सम्मान देती है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, सीरियल से पहले नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, चेवा चावल की किस्म किस राज्य की है। आप सभी लोगों ने कई बार पढ़ रखा है और आपका इससे जरूर एक क्वेश्चन फंसेगा, आप लोग लिख करके ले लीजिए मेरे से, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका जरूर यहाँ से आना है। विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और असम। जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं चेवा चावल की किस्म की, तो ये जो किस्म है आप सभी की ये है असम की, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पर तो चौथा वाला ही बनेगा जो कि हमें सीरियल से पहले नंबर पर दिया गया है, ठीक। अगर हम बात करते हैं असम के बारे में, तो असम के बारे में हमें क्या चीज़ याद रखनी है कि असम में ही एक प्रकार का घर होता है जिसे हम सभी क्या कहते हैं, इसे भेला घर कहा जाता है, जो कि किसका बना होता है, ये बांस का बना होता है। और हमें क्या याद रखना है असम के बारे में कि असम में ही एक बोरा जो कि चिपचिपे चावल की किस्म है, यह भी आपके असम राज्य की ही किस्म है चावल की। इसी के साथ और हमें क्या याद रखना है असम के बारे में कि असम में ही आपका एक बिहू फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जो कि जब नए चावल की फसल आती है उस टाइम पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड से हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो है वो ऊबड़ खाबड़ जो भी जितने पथरीले रास्ते होते हैं वहाँ पर बच्चे जो हैं स्कूल जाने के लिए इन रास्तों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में आप सभी लोगों को पता है कि वहाँ के लोग बाजरे की खीर खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम पंजाब के बारे में बात करें तो पंजाब में आप सभी लोगों को पता है कि वहाँ पर मक्के की रोटी और सरसों का साग, इसी के साथ वहाँ पर लस्सी वहाँ की काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप सभी लोगों को याद रखनी पड़ेंगी अगर आप लोगों को अपना एक नंबर मिस नहीं करना है तो, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, देखिए क्या कह रहा है कि गणगौर उत्सव किस तिथि को मनाया जाता है। आपका फेस्टिवल से भी एक बार क्वेश्चन बना था सीटेट में और इस बार भी आपका बनेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से फेस्टिवल के बारे में जो उनकी तिथियां होती हैं हमें उनको पढ़ करके जाना है, ठीक। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, गणगौर उत्सव की। विकल्प दे रखे हैं चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल तीज, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी, श्रावण शुक्ल नवमी। तो यह क्वेश्चन तो बहुत से लोगों का गलत होगा मुझे पता है, लेकिन हम आपको आंसर बता देते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, चैत्र शुक्ल तीज। जो आपका गणगौर उत्सव है ये चैत्र यानी कि जिसे हम लोग अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, अप्रैल भी कहते हैं, ठीक है। चैत्र को क्या कहते हैं, अप्रैल भी कहा जाता है। इसकी शुक्ल पक्ष की तीज को मनाया जाता है, ठीक। तो आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि दूसरे नंबर पे जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है, ठीक। इसी के साथ हमें और क्या याद रखना है, अगर हम बात करते हैं रक्षाबंधन की, रक्षाबंधन के साथ साथ अगर हम बात करते हैं होली की, होली के साथ ही अगर हम बात करते हैं गुरु नानक दिवस की या गुरु पूर्णिमा की, तो ये जो होते हैं आपकी ये सभी पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि इससे एक बार क्वेश्चन आपका बना था। और क्या याद रखना है, अगर हम बात करते हैं दिवाली के बारे में, तो दिवाली आपकी कब होती है, तो ये होती है अमावस्या के दिन। कब मनाई जाती है, अमावस्या के दिन मनाई जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा में याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, बिहू फेस्टिवल किस राज्य का है। अभी मैंने आपको पहले बता भी दिया है। विकल्प दे रखे हैं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर असम। आंसर करेंगे सभी लोग। ये क्वेश्चन तो आपका हर बार पूछा जाता है, तो ये तो एक मान लीजिए एक तरह से आपका फ्री का नंबर होगा। ये क्वेश्चन तो सभी लोगों को आना है, कोई भी गलत नहीं करेगा, है ना। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करते हैं तो ये बनेगा हमारा 4th वाला, जो कि हमें 2nd नंबर पे दे रखा है। इसी के साथ अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए और जल्दी से एक बार शेयर भी कर दीजिए, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता है, यानी कि दूध में क्या चीज़ नहीं पाई जाती है। विकल्प दे रखे हैं कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी और विटामिन डी। आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा विटामिन सी वाला, ठीक है ना। दूध के अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता है बल्कि इसके अंदर कैसीन पाया जाता है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी आपसे एक बार पूछा जा चुका है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है स्कर्वी रोग, है ना। अगर हम बात करते हैं इसके रिसोर्स कौन कौन से होते हैं, तो ये होता है आपका खट्टे फल जितने भी होते हैं वो सभी आपके विटामिन सी के रिसोर्सेज होते हैं। अगर हम बात करते हैं विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है हमारा रिकेट्स, या जिसे हम लोग सूखा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कश्मीर में घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर सुंदर नक्काशी क्या कहलाती है। विकल्प दे रखे हैं डैब, खत्म बंद, मेहराब या फिर रेबो। आंसर करेंगे सभी लोग। तो देखिए इसका जो सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा हमारा तीसरा वाला, ठीक है, मेहराब। यानी कि जो कश्मीर के दरवाजे और जो खिड़कियां होती है वहाँ पर जो नक्काशी की जाती है उसे वहाँ पर मेहराब कहा जाता है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ये तीसरा वाला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। विकल्प दे रखे हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में, तो ये जो है आपका पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। स्लॉथ कितने घंटे सोता है। आप सभी लोग जानते होंगे स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ जो है वो एक तरह से भालू जैसा दिखने वाला जानवर होता है। क्या होता है, एक तरह से भालू जैसा दिखने वाला जानवर होता है। ठीक, इसी के साथ हमें क्या याद रखना है कि ये सोता कितने घंटे, हमसे ये पूछ रखा है। तो ये सोता है हमारा 17 घंटे सोता है। इसका जीवन काल कितना है, तो वो है 40 वर्ष में ये जो है अपने जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों को ही बदल पाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। महाराष्ट्र की चित्रकारी कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात की गई है कि महाराष्ट्र की चित्रकारी कौन सी है। विकल्प क्या दे रखे हैं, मधुबनी, कलमकारी, वर्ली या फिर इनमें से सभी। पेंटिंग से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। इस बार आपका जो है वो बिहार से पूछ रखा था कि बिहार की जो सबसे फेमस चित्रकारी है वो कौन सी है। तो अगर हम बात करते हैं बिहार की चित्रकारी की, तो इसकी जो चित्रकारी है वो है मधुबनी, है ना। आप सभी को पता है बिहार की जो चित्रकारी है वो कौन सी है, मधुबनी। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र की है वर्ली। बात करते हैं अगर हम कलमकारी के बारे में, तो कलमकारी कहाँ की है, तो ये है आंध्र प्रदेश की कलमकारी। आंध्र प्रदेश के बारे में हमें और क्या चीज़ याद रखनी है कि आंध्र प्रदेश में आम पापड़ भी जो है वो यहाँ का काफ़ी फेमस है, जिसे वहाँ के लोग इसे मामिडी तांड्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर, मामिडी तांड्रा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। चेराओ नृत्य किस राज्य का नृत्य है। ये क्वेश्चन भी आपका 29 दिसंबर को पूछा गया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इससे भी आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए अगर हम बात करते हैं चेराओ नृत्य की, तो ये जो नृत्य है ये है मिजोरम का नृत्य। ठीक है, आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, बी वाला बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं मिजोरम के बारे में थोड़ा सा, तो देखिए मिजोरम में जो खेती होती है वो झूम खेती की जाती है। कौन सी खेती की जाती है, झूम खेती की जाती है, आपको ये ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वहाँ के घर होते हैं वो सभी पत्थर और लकड़ियों के द्वारा निर्मित होते हैं। किसके द्वारा, पत्थर और लकड़ी के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, रेशम कीट के पालन के लिए निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट ने पहले पूछ रखा है, हो सकता है इस बार भी पूछ ले, है ना। तो हमें थोड़ा सा ध्यान में देकर के इन क्वेश्चन को चलना है। विकल्प दे रखे हैं सागौन, कैस्टर, सहतूत या फिर ओक। अब आंसर करना है सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ये ए वाला बन जाएगा। ठीक है ना, जो रेशम का कीट पालन होता है ये सागौन के पेड़ पर नहीं किया जाता, बाकी आपका कैस्टर, शहतूत और ओक इन तीनों पर ही
रेशम कीट का पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर क्या कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भूतापीय संयंत्र, बायोगैस संयंत्र, कीटनाशक संयंत्र या फिर थर्मल पावर प्लांट। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पूछ रखा, आज फिर आपको रखा है कि आप लोगों को पता चल सके कि जो आपकी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ये कीटनाशक संयंत्र के फटने के कारण हुई थी। तो आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि लुई ब्रेल किस देश के निवासी हैं। विकल्प दे रखा है अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर युगांडा। जल्दी से आंसर करेंगे, जो आपके लुई ब्रेल हैं ये किस देश के निवासी हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं लुई ब्रेल के बारे में, तो आपके जो लुई ब्रेल हैं ये फ्रांस के निवासी हैं। तो आंसर तो हमारा यहाँ पर बी वाला बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि लुई ब्रेल ने किस लिपि का आविष्कार किया था, तो इन्होंने जिस लिपि का आविष्कार किया था वो थी आपकी ब्रेल लिपि। कौन सी लिपि थी? ब्रेल लिपि। इससे भी आपका एक क्वेश्चन बना है कई बार, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं ये लिपि जो होती है ये कितने बिंदुओं पर आधारित लिपि होती है। तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित एक लिपि होती है, जिसका प्रयोग जो है वो जो आपके दृष्टिहीन लोग होते हैं उनके द्वारा इसे पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है ना। तो ये 2 चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है कि जो आपके लुई ब्रेल हैं ये फ्रांस के निवासी हैं। इसी के साथ इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था और ये 6 बिंदुओं पर आधारित एक प्रकार की लिपि होती है जो कि दृष्टिहीन बालक या दृष्टिहीन लोगों के लिए यूज की जाती है पढ़ने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या कह रहा है कि लाइकेन किसका प्राकृतिक सूचक है। विकल्प दे रखे मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं लाइकेन के बारे में, तो लाइकेन जो प्राकृतिक सूचक है ये है वायु प्रदूषण का। ठीक है ना। आंसर हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये सी वाला बन जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी लोगों को ये क्लास, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट होता है या फिर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताया करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और आप सभी लोग जो है वो अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से करते रहिएगा, क्योंकि सीटेट का पेपर नज़दीक आ चुका है, आप सभी लोगों को पता है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो चलिए क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।